नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इससे पहले तैयार की गई महानगरपालिकाओं की प्रभाग रचना को खारिज करते हुए राज्य सरकार ने प्रभाग रचना तैयार करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास से हटाकर अपने पास ले लिया था, जिसके उपरांत माना जा रहा था कि राज्य की कार्यकाल खत्म कर चुकी महानगरपालिकाओं के चुनाव हेतु नए सिरे से प्रभाग रचना तैयार की जाएगी। वहीं अब राज्य के नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी संबंधित महानगरपालिका आयुक्तों के नाम पत्र जारी करते हुए प्रभाग रचना का प्रारूप तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई तत्काल शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसे लेकर जारी पत्र में कहा गया है कि यह कार्रवाई महाराष्ट्र अधिनियम 2022 की धारा 21 तथा 28 फरवरी 2021 व 27 जनवरी 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित कार्य पद्धति के अनुसार की जाए, जिसका साफ मतलब है कि महानगरपालिका के चुनाव हेतु अब नए सिरे से प्रभाग रचना बनाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसके उपरांत आपत्ति व आक्षेपों पर सुनवाई करते हुए अंतिम प्रभाग रचना तैयार की जाएगी, जिसके बाद महानगरपालिका के चुनाव को लेकर गतिविधियां शुरू होंगी। वर्तमान में बिजली की मांग बढ़ जाने के चलते बढ़ती मांग को पूरा करने में बिजली कंपनी कुछ हद तक कम पड़ रही है। ऐसे में शहर व जिले सहित समूचे राज्य में अघोषित लोड शेडिंग का दौर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर बिजली निर्मित कंपनी के पास केवल 2 दिन का ही कोयला शेष रहने से रोजाना 2500 से 3000 मेगावाट बिजली की कमी महसूस हो रही है। यह कमी पूर्ण करने के लिए शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के फीडरों पर बिजली नियामक आयोग के मार्गदर्शक सूचनाओं के तहत लोड शेडिंग शुरू की गई है। ऐसी जानकारी महावितरण के स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी जा रही है। लोड शेडिंग के पहले चरण के तहत जिन क्षेत्रों में बिजली की चोरी होती है या बड़ी संख्या में बिजली के बिल बकाया हैं, उन इलाकों में बिना समय सारणी के कभी भी लोड शेडिंग की जा रही है। ऐसे में इस समय अमरावती शहर व जिले सहित समूचे महाराष्ट्र राज्य में बिजली संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन दिनों भीषण गर्मी के चलते लोग बाग पहले ही काफी परेशान हैं। 2 दिन पूर्व स्थानीय श्री शिवाजी शिक्षा संस्था में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की प्रशंसा करते हुए कहा था कि आज अगर शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर रहे होते तो राज्य का चित्र कुछ अलग दिखाई दिया होता। इस विषय को लेकर शिवसेना की ओर से काफी तल्ख टिप्पणियां वो प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इसके तहत अमरावती के पूर्व सांसद व शिवसेना के संपर्क प्रमुख अनंत गुड़े ने कहा कि किसी भी राज्य की सरकार में मंत्री परिषद द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व के तहत काम किया जाता है और सभी मंत्री एक तरह से मुख्यमंत्री के नेतृत्व को मान्य करते हुए उनकी टीम के तौर पर काम करते हैं। यदि किसी मंत्री को अपने नेतृत्व से किसी तरह की कोई समस्या है तो उसे चाहिए कि वह अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर सरकार से अलग हो जाए और अपने पसंदीदा नेता के मुख्यमंत्री बनने का इंतजार करे। इसी के तहत यदि यशोमती ठाकुर को लगता है कि सीएम उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में राज्य का चित्र ठीक नहीं है और सरकार उनके लिहाज से सही काम नहीं कर रही तो पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को चाहिए कि वे इस मंत्रिमंडल और सरकार से तुरंत अलग हो जाएं। इसके साथ ही शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश वानखड़े ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेत्री रहने वाली जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को चाहिए कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनवाने हेतु अपने पार्टी स्तर पर प्रयास करें, ताकि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि समूचे देश में एक अलग तरह का चित्र दिखाई दे। 2 दिन पूर्व अपने द्वारा दिए गए बयान को लेकर मचे हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि 2 दिन पूर्व उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसका कुछ लोगों द्वारा अपने निजी फायदे के लिए जानबूझकर गलत अर्थ निकालते हुए बेवजह बतंगड़ बनाया जा रहा है, जबकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शरद पवार हम सबके लिए आदरणीय नेता हैं और हम में से अधिकांश ने शरद पवार की छत्रछाया में रहकर ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। साथ ही हम में से अधिकांश के लिए शरद पवार साहब राजनीतिक प्रेरणा स्रोत है, लेकिन इसके बावजूद शरद पवार साहब के महत्व की एक तरह से अनदेखी करते हुए उनके द्वारा कही गई बात का जानबूझकर गलत अर्थ निकाला जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। उधर दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा दिए गए बयान को आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दिलीप बेलस्कर द्वारा कहा गया कि भाजपा द्वारा जानबूझकर इस मामले में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के बयान के अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है और डॉक्टर अनिल बोंडे बेसिर पैर के बयान जारी करते हुए इस मामले को एक अलग मोड़ पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अमरावती शहर में 21 हॉकर जोन निश्चित हो गए हैं और जल्द ही हॉकर जोन के क्रियान्वयन की प्रक्रिया महानगरपालिका द्वारा शुरू की जाएगी, जिसके तहत महानगरपालिका में पंजीकृत 2000 से अधिक फेरी वालों को नए हॉकर जोन में समायोजित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी मनपा के आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर द्वारा दी गई।
महानगरपालिका क्षेत्र में संपत्तियों का असेसमेंट ही नहीं होने से शहर में कुल कितनी संपत्तियां हैं इसका सटीक आंकड़ा महानगरपालिका के पास उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि मनपा की संपत्ति कर की वसूली नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि इससे पहले 2 बार महानगरपालिका में प्रॉपर्टी असेसमेंट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन दोनों ही बार यह प्रक्रिया अधूरी रही। ऐसे में अब तीसरी बार असेसमेंट की प्रक्रिया महानगरपालिका द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत अब जोन निहाय असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए के अनुमानित टेंडर महानगरपालिका द्वारा जारी किए गए हैं। अमरावती महानगरपालिका की पुरानी इमारत असुविधाजनक रहने के चलते तथा आयुक्त का कक्ष दर्शनीय क्षेत्र में रहने की वजह से महानगरपालिका के प्रशासक व आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने महानगरपालिका की इमारत में तीसरी मंजिल की छत पर नया आयुक्त कक्ष बनाने का काम शुरू करवाया है। इसके साथ ही महानगरपालिका के सदन हॉल को भी अपडेट किया जा रहा है। आयुक्त के नए कक्ष व सदन हॉल की मरम्मत के लिए 3.25 करोड़ रुपए की निधि का प्रावधान बजट में किया गया है। ऐसी जानकारी आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर मनपा आयुक्त के नए कक्ष का निर्माण किया जा रहा है वह इमारत स्ट्रक्चरल ऑडिट में पूरी तरह से फिट बैठी है। जिले में नियमित स्वास्थ्य सेवा देने वाले वैद्यकीय अधिकारियों का वेतन विगत 5 माह से लंबित है, जिससे स्वास्थ्य सेवा देने वाले डॉक्टरों व कर्मचारियों ने तुरंत बकाया वेतन नहीं दिए जाने पर कान बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, जिसकी दखल लेते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सरकारी स्तर पर प्रयास करते हुए जिले के लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपए का निधि प्राप्त किया है, जिससे जल्द ही डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों का बकाया वेतन अदा कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिलीप रणमले द्वारा दी गई। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने आज मुंबई में महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती निमित्त महिला आर्थिक विकास महामंडल द्वारा आयोजित प्रेरणादायी महिलाओं के सम्मान कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार महिला आर्थिक विकास महामंडल के जरिए 2 करोड़ महिलाओं को सक्षम करने का कार्य कर रही है और अगले 5 वर्षों के दौरान सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं को पूरी तरह से सक्षम करने और आत्मनिर्भर बनाने का है। महाराष्ट्र धोबी परीट समाज आरक्षण समन्वय समिति द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि देश के सभी प्रांतों में कपड़े धोने का परंपरागत काम करने वाला धोबी समाज रहता है, जिनका सारे देश में रहन सहन व कारोबार एक समान है, किंतु इसके बावजूद अलग अलग राज्यों में धोबी समाज को अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेखित करते हुए सरकारों ने समाज को बांटने का काम किया है। अतः देश के अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र राज्य में भी धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करते हुए उन्हें आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। रेलवे स्टेशन से एसटी बस डिपो मार्ग पर उस्मानिया मस्जिद के सामने स्थित शिवाजी कॉम्प्लेक्स के दूसरे माले पर स्थित होम्यो क्लिनिक में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी थी। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे ऊपरी माले यानी आग लगने वाले होम्यो क्लिनिक के ठीक ऊपर 6 अलग अलग कोचिंग क्लासेस है, जहां पर आग से बचने के लिए विद्यार्थी छत पर जाने के लिए गेट का ताला तोड़कर अपनी जान बचाने हेतु भागे थे। ऐन वक्त पर दमकल विभाग की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए 200 से अधिक विद्यार्थियों की जान बचाई थी। इस कॉम्प्लेक्स में आग से बचने हेतु किसी भी तरह के अग्निशमन यंत्र नहीं होने और कॉम्प्लेक्स में फायर ऑडिट किया गया है अथवा नहीं किया गया, इस बारे में मनपा के दमकल विभाग ने सभी संबंधित ट्यूशन क्लासेस संचालकों को 7 दिन में जवाब पेश करने का नोटिस थमाया है। जबकि इस बारे में कोचिंग क्लासेस के संचालकों का कहना है कि उनके पास महानगरपालिका की 2017 में ही अनुमति प्राप्त है। हालांकि इसके बावजूद वे नोटिस का जवाब देकर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ ही रैली निकाली जाएगी। इस दौरान किसी भी तरह का कोई विघ्न निर्माण न हो पाए, इस दृष्टि से शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आयोजन समिति के आयोजकों सहित सभी पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। भीषण गर्मी के दौरान रमजान का पवित्र माह शुरू रहने के कारण रोजादार पहले ही काफी परेशान रहते हैं। इस भीषण गर्मी में मुस्लिम समाज बंधु करीब 16 घंटे रोजे में रहते हैं। ऐसे में अघोषित बिजली कटौती होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समस्या को देखते हुए बिजली कटौती को बंद किया जाए, इस आशय की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने महावितरण विभाग के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जोमेटो कंपनी ने हाल ही में अपना नया गिग्स सिस्टम चालू किया है, जिससे सभी राइडर कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह समस्या हल होने तक काम बंद आंदोलन किए जाने की चेतावनी युवा स्वाभिमान पार्टी व युवा स्वाभिमान कामगार यूनियन के बैनर तले जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में दी गई है। धारनी तहसील के हरिसाल में श्री राम नवमी के अवसर पर गांव के युवकों ने एकत्रित होकर महारैली का आयोजन किया, जिसके तहत भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में विधायक राजकुमार पटेल खुद बुलेट पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। इस रैली ने करीब 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा की और क्षेत्र के कई गाँवों को भेंट दी। जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के चुनाव फिलहाल घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन इस चुनाव से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2020 की स्थिति अनुसार कल सोमवार 11 अप्रैल को शिक्षक बैंक की मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसके चलते अब शिक्षक बैंक में चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि आगामी जून माह में शिक्षक बैंक के चुनाव हो सकते हैं।
आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के धारनी तहसील की जनता की विभिन्न समस्याएं विगत लंबे समय से प्रलंबित पड़ी हैं, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज एक महाजनाक्रोश मोर्चा धारनी तहसील कार्यालय तक निकाला गया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। नांदेड़ के भवन निर्माण व्यवसायी संजय बियानी की विगत दिनों अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसे में इन हत्यारों को तत्काल खोजकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर मोर्शी तहसील माहेश्वरी संगठन ने मोर्शी के उपविभागीय अधिकारी सहित राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया। रमजान माह के दौरान शहर की मुस्लिम बहुल बस्तियों में स्ट्रीट लाइट बंद रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में समस्या की ओर महावितरण का ध्यान दिलाने हेतु एमआईएम के कार्यकर्ता अब्दुल नाजिम के नेतृत्व में भाजी बाजार परिसर स्थित बिजली कार्यालय में एमआईएम के कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली अभियंता की कुर्सी को साड़ी पहनाकर अपना निषेध जताया गया। साथ ही रमजान काल के दौरान बिजली की समस्या आने पर महावितरण के अधिकारियों का मुंह काला करने की चेतावनी दी गई। मुस्लिम धर्मियों के सबसे बड़े पवित्र रमजान माह का पहला अशरा आज मंगलवार को खत्म हो गया। कल बुधवार से इस वर्ष के रमजान माह का दूसरा अशरा शुरू होने जा रहा है। रमजान माह का महीना प्रत्येक मुस्लिम समाज बंधु के लिए काफी महत्वपूर्ण महीना होता है और इस महीने में 30 दिनों तक रोजे रखकर इबादत की जाती है। रमजान के महीने को 3 हिस्सों में बांटा गया है और यही 3 हिस्से जिसे अशरा कहा जाता है। साथ ही प्रत्येक अशरा 10 दिनों का रहता है। स्थानीय श्री राधा मधुसूदन सनातन संस्कृति फाउंडेशन तथा श्री विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 18 से 20 अप्रैल तक संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में श्री कृष्ण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन निवासी श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा अपनी अमृतवाणी से श्री कृष्ण कथा सुनाई जाएगी। कल 13 अप्रैल को साई रत्न लॉन में भव्य गीत रामायण का आयोजन किया गया है। गुरुकुल बहुउद्देशीय संस्था और तुषार भारती मित्र मंडल द्वारा आयोजित यह गीत रामायण शाम 7 बजे से शुरू होगी। धनवंतरी नगर परिसर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत गुरुवार 14 अप्रैल को शाम 7 बजे संगीतमय सुंदरकांड पाठ का प्रारंभ होगा। वहीं शनिवार 16 अप्रैल की सुबह 5 बजे महारुद्र महाबली हनुमान जी का अभिषेक किया जाएगा और पूरा दिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहेगा, जिसके उपरांत शाम 6 बजे मंदिर परिसर में महाप्रसाद के तौर पर भंडारा वितरित किया जाएगा। श्री धनवंतरी नगर संकट मोचन हनुमान मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा सभी भाविक श्रद्धालुओं से इस समय उपस्थित रहकर धार्मिक आयोजनों व महाप्रसाद का लाभ लेने का आह्वान किया गया है। नांदेड़ के ख्यातनाम भवन निर्माण व्यवसायी संजय बियानी की विगत दिनों दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं इस दौरान बियानी परिवार को एक बेनामी खत प्राप्त हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि बियानी को जान से मारने की योजना परभणी में बनाई गई थी। साथ ही इस पत्र में रेती माफियाओं का उल्लेख रहने के साथ साथ एक व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी है। हालांकि इस पत्र को लेकर पुलिस ने फिलहाल कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि यह पत्र किसी की शरारत भी हो सकता है, ताकि पुलिस की जाँच को प्रभावित किया जा सके। आज अमरावती संभाग में कुल 5 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अमरावती के 1, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 1 व वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा। लंबे समय पश्चात संभाग में कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं और क्योंकि विगत कई दिनों से अमरावती संभाग में कोविड संक्रमितों के मिलने का सिलसिला पूरी तरह से रुक गया था। विगत फरवरी माह के दौरान राजापेट रेलवे अंडरपास में मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद व गिरफ्तार किए गए युवा स्वाभिमान पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे को आज स्थानीय अदालत ने जमानत देना मंजूर किया। अपराध शाखा पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजूरा बेड़े पर चल रहे कच्ची शराब के अड्डे पर छापा मारा, जहां से विकी पवार नामक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 300 लीटर महुए की देशी कच्ची शराब बरामद की गई। तिवसा तहसील के मुजरी में रहने वाले अवधूत थोरात के खिलाफ अवैध शराब बेचने, शराब की तस्करी करने कई संगीन अपराध दर्ज हैं और बार बार कार्रवाई करने के बावजूद उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं आता देख पुलिस अधीक्षक ने प्रस्ताव तैयार कर आरोपी को एमपीडीए एक्ट के तहत 1 वर्ष के लिए जेल की सलाखों के पीछे डालने का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे जिलाधीश द्वारा अपनी मंजूरी दी गई। शहर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने गुप्त सूचना के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अकबर नगर में नाले के पास चल रहे अवैध वर्ली मटका अड्डे पर छापा मारा, जहां से 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 16,000 रुपए का माल बरामद किया गया। आरोपियों को माल समेत आगे की कार्रवाई के लिए नागपुरी गेट पुलिस के हवाले किया गया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पंचवटी चौक साई टीवीएस शोरूम के सामने एक फिल्मी स्टाइल में विचित्र घटना देखने मिली, जब बेलोरा खुर्द निवासी रमेश ठाकरे नामक किसान अपने चने की फसल बेचकर गांव वापस लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से सफेद रंग की एक स्कूटी पर एक लड़का और लड़की उनके पास आए और लड़के ने रमेश ठाकरे की आंख में मिर्च पाउडर झोंक दिया। साथ ही साथ में आई लड़की ने रमेश ठाकरे की पैंट की जेब में हाथ डालकर 32,000 रुपये लूट लिए। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापेट एसटी बस स्टैंड से एसटी बस में बैठने के लिए ऊपर चढ़ते समय भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोर ने नागपुर निवासी दीपक खनके की जेब से 3,000 रुपये नकद चुरा लिए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। साईनगर परिसर में महाराष्ट्र बैंक के सामने अपने मोबाइल पर बात करते हुए जा रही एक 25 वर्षीय युवती के हाथ पर अज्ञात बदमाश ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया और मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राठी नगर परिसर निवासी नितिन दहाके शेयर मार्केटिंग में ट्रेडिंग का व्यवसाय करते हैं। उन्हें बैगी ईट टुडे नामक कंपनी से 15 लाख रुपए का पुरस्कार लगने का झांसा देते हुए 7 आरोपियों ने उन्हें गुमराह किया और 4,75,000 रुपए ठग लिए। मसानगंज परिसर में रहने वाला प्रशांत बोरकर हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था और आए दिन किसी न किसी से विवाद करते हुए आत्महत्या करने की धमकी देता था। इसी के तहत बीते रविवार की रात प्रशांत ने अपने आप को घर में कैद कर लिया और खुद के शरीर पर तेल डालकर घर की गादी लपेटते हुए खुद को आग लगा ली, जिससे परिसर में भगदड़ मच गई। पश्चात सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला और आत्महत्या का प्रयास करने का अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के डाकघर के सामने मोटरसाइकिल चुराने वाले आरोपी शेख आबिद शेख आरिफ को स्थानीय अदालत ने दोषी साबित होने पर 5 माह के कारावास की सजा सुनाई है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत संत गुलाब बाबा नगर में जगदीश यादव नामक अंगूर विक्रेता 1,14,000 रुपए अपने घर की टेबल पर रखकर शौचालय गया था। तभी घर में ही रहने वाले बलराम यादव ने इन रुपयों को चुरा लिया, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।